हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। क्लैट 2021 को लेकर अच्छा खासा डिस्कशन हो रहा है। बच्चे परेशान हैं, कोचेस इमोशनल हो रहे हैं, कुछ कोचेस मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। ठीक है, एक डायलॉग है, हो रहा है। कई बार बार बड़े अच्छे अंदाज में कह रहे हैं कि सवाल क्यों खराब था, सवाल क्यों खराब था, क्वेश्चन क्यों खराब था। कोई कह रहे हैं वाइकेरियस लायबिलिटी तो फैजान मुस्तफा की है। मैं सोचता रहा क्या होना चाहिए। मुझे लगता है आपकी समझ में वाइकेरियस लायबिलिटी सही से आई नहीं या आपको पढ़ाई नहीं गई। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका एनएलयूज में एडमिशन हो, आप आए और हम पढ़ाएं आपको वाइकेरियस लायबिलिटी। लेकिन फिर भी एक ब्रीफ आइडिया, क्योंकि लीगल अवेयरनेस का मतलब अवेयरनेस क्रिएट करना है। आप तो मेरे टारगेट ऑडियंस नहीं है, वो तो आम जनता है। लेकिन अगर आपको वाइकेरियस लायबिलिटी समझनी है तो आज मैं थोड़ी सी बता दूं। लीगल अवेयरनेस में एक मैंने ये उसूल भी बनाया कि लॉ क्योंकि एक ड्राई और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जब तक कोई कॉन्टेक्स्ट ना क्रिएट हो तब तक मैं उस लॉ को नहीं बताता। स्टोरी टेलिंग के स्टाइल में मैं लीगल अवेयरनेस में चीजों को बताना चाहता हूं। तो जब दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 सीए एक्टिविस्ट को बेल दी, या कन्हैया कुमार का बेल ऑर्डर आया, या चिन्मय स्वामी का बेल ऑर्डर आया, तब मैंने उस पर एपिसोड बनाए लॉ ऑफ बेल पर। क्योंकि अब वाइकेरियस लायबिलिटी बच्चों के दिमाग में डाल दी गई है, तो मैं उन बच्चों को वाइकेरियस लायबिलिटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर क्लैरिटी देना चाहता हूं। उनमें से बहुत से बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे या क्लैट देंगे, तो ये क्लैरिटी आनी चाहिए। कोविड का मिसमैनेजमेंट हुआ, अमेरिका कह रहा है 50 लाख डेथ्स हुई। क्या हमने भारत के राष्ट्रपति से प्रश्न पूछे हैं? उनकी वाइकेरियस लायबिलिटी क्रिएट की है कि वो हेड ऑफ द स्टेट है। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की भी और डिसमिस करने की भी पावर है। गवर्नर के पास मुख्यमंत्री को अपॉइंट करने की भी और मुख्यमंत्री को डिसमिस करने की भी पावर है। किसी ने गवर्नर ऑफ यूपी से सवाल नहीं पूछा, शायद उनका नाम भी किसी को नहीं पता हो, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे चीफ मिनिस्टर योगी से। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम है। गवर्नर हो या राष्ट्रपति हो या अध्यक्ष हो कंसोर्शियम का, ये रबर स्टैंप होते हैं। इनके पास कोई रियल पावर नहीं होती। कंसोर्शियम के बाई लॉज हमारी वेबसाइट पे हैं, उसमें पढ़िए क्या है प्रेसिडेंट्स की पावर। क्या वो पेपर सेट करता है, वो एग्जाम कंडक्ट करता है? नहीं। उसका काम सिर्फ यह है कि जब एग्जीक्यूटिव कमेटी की या जनरल बॉडी की मीटिंग होगी, वो प्रिजाइड करेगा, ताकि एक डिसिप्लिन में डिस्कशन हो जाए। एक आदमी बोल रहा है, बीच में दूसरा आदमी ने बोल दिया, तो वो कहेगा पहले आप रुक जाइए, इन्हें कंप्लीट करने दीजिए। जब डिसीजन होगा तो उसका भी एक ही वोट होगा। अगर यह सिचुएशन आ जाए कि वोट इक्वल हो जाएं, तो वो एक कास्टिंग वोट डालेगा। ऐसी सिचुएशन क्लैट कंसोर्शियम में कभी नहीं आई। आइए वाइकेरियस लायबिलिटी को समझें और समझें कि क्या मेरी वाइकेरियस लायबिलिटी है। आइए इसको देखते हैं। पूरा जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, और क्रिमिनल लॉ भी है, उसका प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइज लायबिलिटी। मैंने मर्डर किया, मेरे बाप को, मेरे वाइस चांसलर को सजा नहीं होगी उसकी। जो गलती करता है, लॉ उससे कंपनसेशन डिमांड करेगा टॉर्ट में, या पनिशमेंट देगा क्रिमिनल लॉ में।
अब कुछ एक्सेप्शन क्रिएट किए गए। वाइकेरियस लायबिलिटी इस प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है वो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है क्वी फेसिट पर से पर एलियम फेसिट पर से। उसका प्रिंसिपल है ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल इस मैक्सिम पे बेस्ड है, रिस्पोंडेंट सुपीरियर पर बेस्ड है। समझिए इस लॉ को, इस बहाने ही समझिए कि आपको किसी की लायबिलिटी क्रिएट करनी क्यों होनी चाहिए। वाइकेरियस लायबिलिटी बहुत से इसके रीजंस दिए जाते हैं। डीपेस्ट पॉकेट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट कंपनसेशन का लॉ है। आपको मालूम है कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं, टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं, यानी कोर्ट डिटरमिन करती है कितने डैमेजेस दिए जाएंगे। आमतौर से एम्प्लॉइज, सर्वेंट्स, एजेंट्स जिनसे गलती हुई है उनके पास इतने पैसे कहां होंगे कि वो कंपनसेशन दे। पैसे तो एम्प्लॉयर के पास होते हैं, मास्टर के पास होते हैं, क्योंकि मास्टर की जेबें गर्म हैं, इसलिए मास्टर की लायबिलिटी वाइकेरियस लायबिलिटी क्रिएट करती है। इसका एक यह भी मकसद है कि मास्टर इंश्योर करे कि एक्सीडेंट्स ना हो, क्योंकि उसकी लायबिलिटी होगी, इसलिए वो इंस्ट्रक्शंस दे अपने सर्वेंट्स को, केयर एंड कॉशन से काम करो, सेफ्टी का ध्यान रखो। और तीसरा रीजन यह है क्योंकि एम्प्लॉय और सर्वेंट के काम से प्रॉफिट कमाते हैं मास्टर्स, तो फिर लॉस भी वही भरेंगे। कॉमन सेंस है, लॉ कॉमन सेंस पे बेस्ड है। तो क्या अब जरूरी है वाइकेरियस लायबिलिटी के लिए? सबसे बड़ी चीज ये कि ये प्रिंसिपल बेस्ड है कि मास्टर लायबिल होगा थर्ड पार्टी को अगर कोई इंजरी हुई या डैमेज हुआ बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस और अनस्किलफुलनेस ऑफ द सर्वेंट एक्टिंग इन हिज मास्टर्स एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे खास चीज वाइकेरियस लायबिलिटी की है कि एक रिलेशनशिप खास तरह की होनी चाहिए, मास्टर और सर्वेंट की रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए। जो गलती हुई है, इंजरी हुई है, वो उस रिलेशनशिप से रिलेटेड होनी चाहिए एक खास तरीके से। और ये जो गलती होगी ये होनी चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या क्लैट कन्वीनर कंसोर्शियम का सर्वेंट है? नहीं। क्या क्लैट के पेपर सेटर्स क्लैट कन्वीनर के या प्रेसिडेंट के, गो के प्रेसिडेंट उन्हें सेलेक्ट नहीं करता, प्रेसिडेंट को पता नहीं होता कौन पेपर सेटर्स हैं, उसके एम्प्लॉयमेंट में है? नहीं। कंट्रोल में है? नहीं। आपको शायद बताया होगा आपके लर्नेड कोचेस ने, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में मास्टर न सिर्फ यह बताता है अपने नौकर को कि यह काम करो, बल्कि यह भी बताता है कैसे करो। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, वो कंट्रोल में नहीं होता मास्टर के। लायबिलिटी क्रिएट जब होती है
जब सर्वेंट या एजेंट कंट्रोल में है तब लायबिलिटी होगी। अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो लायबिलिटी नहीं होगी। तो ये कंट्रोल एंड सुपरविजन ये जरूरी है। मेरा ड्राइवर है, उसको मैंने कहीं भेजा, वो गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया, लायबिलिटी हो गई मेरी। मेरे ड्राइवर ने कोई टैक्सी हायर की, टैक्सी वाला नेग्लिजेंट था, अब वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, अब लायबिलिटी नहीं होगी। जब क्लैट कन्वीनर 8, 10, 15 लोगों से बातें करते हैं कि हमको क्वांटिटेटिव टेक्निक में, लीगल सेक्शन में, जीके, करंट अफेयर्स में, इंग्लिश में क्वेश्चंस चाहिए, तो क्या वो डिक्टेट करते हैं कि एक्स क्वेश्चन बनाओ, वाई क्वेश्चन बनाओ, इसमें ये लिखो, इसमें वो लिखो? नहीं, वो सब के सब प्रोफेसर्स हैं, वो सब के सब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। उनको बता दिया गया कि ये हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में फिर वो क्वेश्चंस बनाएंगे। अब आपने लिखा करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके, हो सकता है वो 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के लें और 30 क्वेश्चंस जीके के ले लें। एक जमाने में मैं यूनिवर्सिटी में बच्चों की सिविल सर्विसेज की कोचिंग कराता था। एक बार मैंने सिविल सर्विसेज का पेपर देखा, प्रीलिम्स का, और पेपर देख के जो बच्चे कोचिंग करते थे, मैंने उनसे कहा कि भाई ये लगता है यूपीएससी ने किसी खेत में बैठकर किसी फार्मर के साथ ये पेपर बनाया। 35, 38 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर पे थे। ये सब नॉलेजेबल लोग हैं जो पेपर सेट्स करते हैं, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये सर्वेंट नहीं हैं क्लैट कन्वीनर के। इनकी मास्टर सर्वेंट की रिलेशनशिप नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। चीजों को समझें, जो भी मुंह में आए उसको कह दें, ये अच्छी चीज नहीं है, ये लॉयर्स की ट्रेनिंग नहीं है। अगर वाइकेरियस लायबिलिटी का शब्द यूज कर रहे हैं तो पहले जाके उसको पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए किसकी लायबिलिटी है। प्रश्नों के उत्तर में देखें क्या लिखा था, विच वन इज द करेक्ट आंसर और विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सारा डिस्कशन हो गया पूरी दुनिया में, मोस्ट अप्रोप्रिएट पे भी कोई बात हुई? जितना पेपर खराब बताया जा रहा है इतना नहीं। मैं तो नहीं हूं ऑब्जेक्शंस कमेटी में, लेकिन मैंने अपने एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर दोस्त से पूछा कि क्या वाकई 15 में 11 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं? उन्होंने कहा नो। जब कंसोर्शियम डिसीजन करेगा तो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर से पूछ के करेगा, उसका ओपिनियन लेके करेगा। आप कैरीड अवे हो जाते हैं। फिर मैं कहता हूं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, लिखें कितने घंटे आपने तैयारी की। अब आप पूछेंगे मेरी पर्सनल राय, मैं तो खिलाफ हूं पढ़ने के और खिलाफ हूं तैयारी के। मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि एग्जाम ऐसा होना चाहिए जिसके लिए कोई एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन की जरूरत ना हो। 12th का बच्चा है,
उसको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, वो टेस्ट हो जानी चाहिए। 2 साल की कोचिंग, 3 साल की कोचिंग, 9 से शुरू हो जाए कोचिंग, ये मटेरियल वो मटेरियल, मैं इसके विरुद्ध हूं। लेकिन भाई मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरा सिर्फ एक वोट है। जब तक कंसेंसस नहीं होगी, लोग कहते हैं हमें इलिमिनेट करना है, आपकी बातें माने तो इलिमिनेशन कैसे हो? आप जाइए अमेरिका में, 500 एप्लीकेशन होंगी, 50 लोगों को आपको लेना है, आप तरह तरह के फार्मूले लगा के अपनी लिस्ट निकाल देंगे। लेकिन हमारा एक बहुत जनसंख्या वाला देश है, हजारों लाखों लोग एग्जाम में बैठते हैं, इसलिए हमारे एग्जाम्स इलिमिनेशन करते रहते हैं। अब क्योंकि आप यहां हैं, अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो बैठ के 3, 4, 5 पेज लिखिए। क्या आपने इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ी थी सिलेबस के बारे में? क्या आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सही किया था? मैथ्स पे मैं इतना टाइम दूंगा, लॉ पे इतना दूंगा, इंग्लिश पे इतना दूंगा। आपको बताया गया था कि आप पैराग्राफ पढ़ने की आदत डालें। लीजिए मैं बता देता हूं गुण आपको सिलेक्शन के, जो अगले साल 22 में और 23 में क्लैट दे रहे हैं, सुन लें। पढ़िए 100 नॉवेल्स, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। आप देखते हैं जजमेंट आता है 700 पेज का, 800 पेज का, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होता है 4 और 4:30 के बीच में। इंडियन एक्सप्रेस को मुझे अपना उस जजमेंट पे आर्टिकल भेजना पड़ता है 7 बजे। 2.5 आवर्स में आपको 500-700 पेजेस पढ़ने पड़ते हैं। लॉयर्स ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे पढ़ते हैं। ये पढ़ने की आदत डालिए। ये गाइड और मटेरियल के पढ़ने से नहीं आएगा। अखबार पढ़िए। अगर रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसके एडिट पेज, आइडिया पेज पढ़ेंगे, वो नॉलेज एक्यूमुलेट होती जाएगी माइंड में। जब सवाल आएगा अपने आप आपको जवाब आ जाएगा। मैं समझता हूं कि आप ब्लेम गेम से बाहर आएंगे। आपको लगता है कि 3,500 इन्विजिलेटर्स को मैं जानता हूं या मैंने सेलेक्ट किए हैं? नहीं, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता, मैंने किसी को नहीं सेलेक्ट किया। एक रूम में एक इन्विजिलेटर ने कुछ किया, दूसरे ने नहीं किया, उसके लिए प्रेसिडेंट कैसे वाइकेरियसली लायबल है? आप देख रहे हैं किस तरह के केसेस आ रहे हैं मेरे पास। हमने अपना एडमिट कार्ड नंबर नहीं भरा, हमने उसमें एक कॉलम छोड़ दिया, एक बबल छोड़ दिया। मैंने पूरा जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का सेक्शन नहीं किया, लेकिन मेरे क्वेश्चन बुकलेट में टिक है, उसे कंसीडर कर लीजिए। टाइम वेस्ट ना करें। 2022 की तैयारी अगर आपको करनी है, किताबें पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, ताकि मेरा मैसेज उन बच्चों तक पहुंच जाए जो आइंदा क्लैट देने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।